दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 8वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 13 जो है ध्वनि। इस अध्याय के अध्ययन से आप जानेंगे ध्वनि किसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार की ध्वनियों में अंतर कैसे करते हैं, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है या नहीं, हम ध्वनि को कैसे सुनते हैं, ध्वनि के प्रमुख गुण कौन से हैं, शोर किसे कहते हैं, शोर पर नियंत्रण कैसे लगाते हैं और आखिर में इस अध्याय का सारांश। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों अपने विद्यालय में आपको कैसे पता चलता है कि पीरियड समाप्त हो गया है? दरवाजे की घंटी या ध्वनि अथवा खटखटाने की आवाज़ सुनकर आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपके दरवाजे पर कोई आया है, और प्रायः पदचाप यानी पैरों के चलने की ध्वनि सुनकर ही आप जान लेते हैं कि कोई आपकी ओर आ रहा है। इसके अलावा आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। इस खेल में एक खिलाड़ी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसे अन्य खिलाड़ियों को पकड़ना होता है। आंखों पर पट्टी बंधे होने पर भी उस खिलाड़ी को कैसे पता चल जाता है कि उसके सामने या समीप कोई खिलाड़ी है अथवा नहीं? तो दोस्तों ध्वनि इसका प्रमुख कारण है ध्वनि, और ध्वनि का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे से संपर्क करने में हमारी सहायता करती है और अपने चारों ओर हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ भी सुनाई देती हैं। तो ध्वनि जो है दोस्तों, ध्वनि बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक दूसरे से संपर्क करने में, एक दूसरे की आवाज़ जानने में, बातचीत करने में ये हमारी सहायता करता है और हम विविध प्रकार की ध्वनियाँ सुनते भी हैं। दोस्तों हमारे आसपास बहुत सी ध्वनियाँ होती हैं, और जैसे आप विद्यालय के संगीत कक्ष में बांसुरी, तबला, हारमोनियम, वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ सुनते हैं। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचती है, ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं और कुछ ध्वनियाँ दूसरों की अपेक्षा प्रबल क्यों होती हैं, इस अध्याय में हम इसी सब के बारे में जानेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुछ वाद्य यंत्र हैं। ये तबला है, हारमोनियम है, ये सितार है और ये बांसुरी है। दोस्तों सभी वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ अलग अलग होती हैं। जिस प्रकार से हम सभी व्यक्तियों की ध्वनियाँ अलग होती हैं, एक वस्तु की ध्वनि दूसरे से अलग होती है, उसी तरह से वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ अलग अलग होती हैं। तो आइए जानते हैं ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। तो इसका उत्तर है दोस्तों, ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। विद्यालय की घंटी को जब बज न रही हो छूकर देखिए, आप कैसा अनुभव करते हैं? जब वह ध्वनि उत्पन्न कर रही हो तो फिर उसे छूकर देखिए, आप इसे कंपित होता हुआ अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों एक क्रियाकलाप करना है। धातु की एक प्लेट अथवा उथली हुई कढ़ाई को लीजिए, इससे किसी सुविधाजनक स्थान पर इस प्रकार लटकाइए कि ये किसी दीवार को न छुए। अब इस पर किसी छड़ी से चोट मारिए तो प्लेट अथवा कढ़ाई को धीमे से अपनी अंगुली से छू कर देखिए, तो इसमें आपको कंपन दिखाई देगा। लेकिन जब आप इसको कस के पकड़ लेते हैं और फिर इस पर छड़ी से जो है चोट करते हैं, तो वो कंपन नहीं करती है और उसकी आवाज़ भी उस तरह की नहीं सुनाई देती है जिस प्रकार से वो स्वतंत्र अवस्था में लटकी हुई उस पर छड़ी मारने से आवाज़ आती थी। दोस्तों यहाँ पर एक क्रियाकलाप और देख रहे हैं आप कि रबर का एक छल्ला लीजिए और पेंसिल बॉक्स पर इसको चढ़ाइए। बॉक्स और तनित रबड़ के बीच में 2 पेंसिलें लगाइए और अब रबर के छल्ले को लगभग बीच में से खींचकर छोड़ दीजिए। दोस्तों आपको भन्न की आवाज़ सुनाई देगी। दोस्तों किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को आप कंपन कहते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। और जब कसकर तनित एक रबर के छल्ले को कर्षित या प्लग करते हैं, खींचते हैं और बीच से खींचकर छोड़ देते हैं, तो ये कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। और जब यह कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि भी बंद हो जाती है। इससे आपको ये पता चलता है कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए दोस्तों कंपन होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए एक अगला प्रयोग, धातु की एक थाली लीजिए, इसमें कुछ जल डालिए
एक चम्मच से इसके किनारे पर आघात कीजिए या ठोकिए। क्या आप ध्वनि सुन पाते हैं? दोस्तों थाली पर पुनः आघात कीजिए और तब इसे छूकर देखिए। क्या आप थाली का कंपित होता हुआ अनुभव करते हैं? थाली पर पुनः आघात करिए, जल की सतह को देखिए। क्या आप वहाँ कोई तरंगे देख पाते हैं? दोस्तों जब आप थाली में पानी रखकर उस पर कोई चोट करते हैं तो उसमें रखा जो द्रव होता है उसमें गोलाकार तरंगे उत्पन्न होती हैं, और जब आप कस कर पकड़ लेते हैं तो ये तरंगे नहीं उत्पन्न हो पाती हैं। देखिए कंपित थाली जो है वो जल तरंगे उत्पन्न करती है। दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कंपायमान वस्तुएं या कंपित वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं। कुछ स्थितियों में ये कंपन हमें आसानी से दिखाई दे जाते हैं, लेकिन अधिकांश स्थितियों में उनका आयाम या एम्पलीट्यूड इतना कम होता है कि हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, केवल हम इन कंपनों का अनुभव करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो आपका था कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, तो ये कंपन से उत्पन्न होती है। देखिए नारियल का एक खोखला गोला लेकर उससे एक वाद्य यंत्र यानी इकतारा बनाइए। इसे आप किसी मिट्टी के बर्तन से भी बना सकते हैं। इस वाद्य यंत्र को बजाइए और इसके कंपायमान भाग को पहचानिए। तो दोस्तों इकतारा में जो डोरी है, तनी हुई डोरी, इससे जब कंपन होता है तो तरह तरह की ध्वनि उत्पन्न होती है। दोस्तों कुछ वाद्य यंत्र और उनके कंपायमान भाग। वीणा में जो कंपायमान भाग होता है वो उसमें तनित डोरी और तार होता है। तबला में जो डब्बे के ऊपर चढ़ाया गया तनित झिल्ली होती है जो कि चमड़े का होता है। बांसुरी में वायु स्तंभ में ध्वनि कंपन करने वाला भाग होता है। दोस्तों आपने मंजीरा या झांझ, घटम और नूट यानी मिट्टी के बर्तन तथा करतालात देखे होंगे। ये सभी वाद्य यंत्र हैं और ये वाद्य यंत्र हमारे देश के अनेक भागों में बजाए जाते हैं, और इन वाद्य यंत्रों को केवल पीटा या आघात किया जाता है। और इसी प्रकार के कुछ अन्य वाद्य यंत्र होते हैं दोस्तों जिनको कि ठोक कर या पीट कर बजाया जाता है। यहाँ पर देखिए ये मिट्टी के बर्तन को थोड़ा सा हल्के से छूने पर या पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होती है, और इसी प्रकार मंजीरा को दोनों हाथों में पकड़कर बजाया जाता है और इससे स्वर्ण और मधुर प्रिय ध्वनि उत्पन्न होती है। देखिए ध्वनियों को पहचानने के लिए एक क्रियाकलाप है। धातु के 6 से 8 कटोरे या गिलास लीजिए। इन्हें एक से दूसरे सिरे तक क्रमशः जल के बढ़ते स्तर तक भरिए। अब एक पेंसिल से लेकर कटोरों पर धीमे से एक के बाद एक आघात कीजिए और आप एक सुखद ध्वनि सुनेंगे। यह आपका जल तरंग है। दोस्तों जब हम किसी वाद्य यंत्र जैसे सितार के तार को कर्षित करते हैं या खींचते हैं तो हमें केवल तार की ही ध्वनि सुनाई नहीं देती, वास्तव में संपूर्ण यंत्र कंपन करता है और इस पूरे यंत्र के कंपन से उत्पन्न ध्वनि को हम सुन पाते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी मृगंदम की झिल्ली पर आघात करते हैं तो हम केवल झिल्ली की ही आवाज़ नहीं सुनते बल्कि संपूर्ण यंत्र की आवाज़ सुनते हैं। दोस्तों जब हम बोलते हैं तो क्या हमारे शरीर का कोई भाग कंपित होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आइए जानते हैं मनुष्यों या मानव द्वारा उत्पन्न ध्वनि। दोस्तों कुछ समय तक जोर से बोलिए या गाना गाइए अथवा भौरे की तरह गुंजन कीजिए। अपने हाथ को अपने कंठ पर रखिए। क्या आपको कुछ कंपन का अनुभव होता है? तो दोस्तों मानव में ध्वनि वाक्यंत्र अथवा कंठ जो होता है ये इसके द्वारा उत्पन्न होता है। मानव में जो ध्वनि है ये वाक्यंत्र अथवा कंठ के द्वारा उत्पन्न होता है। अपनी अंगुलियों को कंठ पर रखें और एक कठोर उभार को आप खोज सकते हैं जो निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। शरीर का ये भाग वाक यंत्र कहलाता है और यह श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। वाक यंत्र या कंठ के आर पार 2 वाक तंतु इस प्रकार तनित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिल्ली बनी होती है। यहाँ पर देखिए मानव का वाक यंत्र आप बाहर से देखेंगे तो ये जो वाक यंत्र है यहाँ पर थोड़ा उभरा हुआ दिखाई देता है और ये उसकी आंतरिक संरचना दिखाई दे गई है। दोस्तों जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिर्री से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु उस समय कंपित होता है और इससे ध्वनि भी उत्पन्न होती है। वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती हैं और जब वाक तंतु तने और पतले होते हैं तब वाक ध्वनि का प्रकार या उसकी गुणता उस वाक ध्वनि से भिन्न होती है
जब वाक तंतु ढीले और मोटे होते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि वाक तंतु किस प्रकार से कार्य करते हैं। उसके लिए एक क्रियाकलाप है, आपको समान साइज की रबर की दो पट्टियां लेकर इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर कसकर तान दीजिए। अब इनके बीच अंतराल में हवा फूंकिए। जब तनित रबर की पट्टियों के बीच से हवा गुजरती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। जब कागज के एक टुकड़े जिसमें पतली झिर्री बनी हो उसकी सहायता से भी आप इस क्रियाकलाप को करेंगे तो कागज को अपनी अंगुलियों के बीच चित्र की भांति पकड़िए और अब झिर्री के बीच से हवा फूंकिए और ध्वनि सुनिए। हमारे वाक तंत्र भी ठीक इसी तरह उत्पन्न करते हैं। देखिए, इस प्रकार से वाक तंतुओं की कार्यविधि को चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। दोस्तों, पुरुषों के वाक तंतुओं की लंबाई लगभग 20 mm होती है, महिलाओं में ये लगभग 5 mm छोटे होते हैं। बच्चों के जो वाक तंतु होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं। यही कारण है कि पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की वाक ध्वनियाँ भी अलग अलग यानी भिन्न भिन्न होती हैं। दोस्तों, ध्वनि संचरण के लिए क्या किसी माध्यम की आवश्यकता होती है? तो बिल्कुल, ध्वनि किसी माध्यम में ही संचरित हो सकती है। इसके लिए कोई न कोई एक माध्यम आवश्यक होता है। दोस्तों, जब कुछ दूरी पर आप खड़ी अपनी सहेली को पुकारती हैं तो आपकी सहेली आपकी आवाज़ को सुन पाती है। उसके पास तक आपकी ध्वनि कैसे पहुंचती है? तो देखिए, यहाँ पर एक प्रयोग करना है। धातु अथवा कांच का एक गिलास लीजिए और आप सुनिश्चित कर लीजिए कि वो सोखा हो। उसमें एक सेलफोन रखिए और याद रखिए कि सेलफोन पानी में न रखा जाए। अपने किसी मित्र को इस सेलफोन पर किसी दूसरे सेलफोन से टेलीफोन करने के लिए कहिए। घंटी की ध्वनि ध्यानपूर्वक सुनिए। अब गिलास के किनारों को अपने हाथों से सटाकर पकड़िए। अब अपने मुंह को हाथों के बीच ले जाकर खाली जगह से सटाकर रखिए। ध्वनि संचरण के लिए दोस्तों माध्यम की आवश्यकता होती है। इस प्रयोग से आप देख सकते हैं, अपने मित्र को जब आप टेलीफोन करने के लिए संकेत देते हैं, गिलास में से वायु को मुंह द्वारा खींचते हुए घंटी की आवाज़ को सुनिए। क्या गिलास में से वायु बाहर खींचने पर घंटी की ध्वनि धीमी हो जाती है? बिल्कुल, क्योंकि वहाँ से हवा या माध्यम हट जाता है, जिसके कारण जो सेलफोन की ध्वनि है वो कम हो जाती है या फिर नहीं सुनाई देती है। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ, क्या आप बता सकते हैं? तो ऐसा इसलिए है कि गिलास में वायु की मात्रा कम होने से घंटी की प्रबलता में कुछ अंतर आया है। वास्तव में यदि आप गिलास में से सारी वायु बाहर निकाल पाते तो ध्वनि पूरी तरह से सुनाई देना बंद हो जाती। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है दोस्तों कि ध्वनि को संचरण यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई न कोई माध्यम चाहिए और जब किसी बर्तन में से वायु पूरी तरह निकाल दी जाती है तो उसको निर्वात कहा जाता है और ध्वनि जो है निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। इसके लिए आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ध्वनि को संचरित होने के लिए या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है और जो हमारा वायुमंडल है ध्वनि के संचरण के लिए एक माध्यम का कार्य करता है। ध्वनि में जल संचरित होते हुए दोस्तों, एक बाल्टी अथवा स्नान टब लीजिए, इसे स्वच्छ जल से भरिए। एक हाथ में छोटी घंटी लीजिए ध्वनि उत्पन्न करने के लिए। इस घंटी को जल में हिलाइए। ध्यान रखिए कि घंटी बाल्टी या टब की दीवार को न छुए और अपने कान को जल की सतह पर आप जो है उसको देखेंगे तो सतर्क रहें कि जल आपके कान में प्रवेश न करे। तो क्या आप घंटी की ध्वनि सुन पाते हैं? इससे पता चलता है कि दोस्तों ध्वनि का संचरण द्रव में भी हो सकता है। तो इसका मतलब व्हेल और डॉल्फिन जल के अंदर इसी प्रकार संदेशों का आदान प्रदान करते होंगे। एक क्रियाकलाप है दोस्तों, धातु का 1 मीटर स्केल या धातु की एक लंबी छड़ लीजिए। इसके एक सिरे को अपने कान से सटा कर रखिए। अपने मित्र से स्केल के दूसरे सिरे को धीरे धीरे खरोचने या खटकाने के लिए कहिए। आप खरोचने की ध्वनि सुन पाते हैं? अपने आसपास खड़े हुए मित्रों से पूछिए कि क्या वे भी इस ध्वनि को सुन पाते हैं। दोस्तों, आप अपने कान को लकड़ी या धातु की किसी लंबी मेज के एक सिरे पर रखिए कर अपने मित्र को दूसरे सिरे पर खरोचने के लिए कहिए। तो ये क्रियाकलाप इससे भी कर सकते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ध्वनि जो है वो ठोस पदार्थों में भी संचरण कर सकती है। लकड़ी या धातु में ध्वनि चल सकती है। वास्तव में ध्वनि किसी भी ठोस में संचरण कर सकती है और इसे आप एक मनोरंजन क्रियाकलाप द्वारा दर्शा सकते हैं कि ध्वनि डोरियों में चल सकती है या नहीं।
दोस्तों बचपन में आपने खिलौना टेलीफोन बनाया होगा और ध्वनि जो है डोरियों से गमन करती है और आप आवाज़ सुन सकते हैं। दोस्तों अब तक आपने ये जाना कि कंपायमान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं और यह किसी माध्यम के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित हो सकती हैं। लेकिन हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा कैसे सुनते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों कान के बाहरी भाग की आकृति जो होती है वो कीप या फनल जैसी होती है। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है जिसके सिरे पर एक पतली झिल्ली दृढ़ता से तनित होती है। इसे कर्णपट या ईयर ड्रम कहा जाता है। यह एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। दोस्तों कर्णपट या कर्णपटह क्या कार्य करता है, आइए जानते हैं। यहाँ पे एक प्रयोग आपको करना है। एक प्लास्टिक अथवा टिन का डिब्बा लीजिए, इसके दोनों सिरों को काटिए, डिब्बे के एक सिरे पर एक रबर के गुब्बारे को तानिए और इसे एक रबर के छल्ले से कस दीजिए। तनित रबर के ऊपर सूखे अन्न या थर्माकोल के 4 या 5 दाने रखिए। अब अपने मित्र से डिब्बे के खुले सिरे पर हुर्रे हुर्रे बोलने के लिए कहिए और आप देखेंगे कि अन्न के दानों में कंपन होने लगती है। तो प्लास्टिक के डिब्बे को कर्णपटह आप इस तरह से समझ सकते हैं। कर्णपटह पर एक तानित रबर की सीट के समान होता है, यहाँ पर उसका चित्र दिखाया गया है और ध्वनि के कंपन जो होते हैं कर्णपटह को कंपित करते हैं। कर्णपट जो होता है या ईयर ड्रम जो होता है कंपनों को आंतर कर्ण या इनर ईयर तक भेज देता है और वहाँ से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है और इस प्रकार हम ध्वनि को सुन पाते हैं। दोस्तों पहेली ये कहती है कि हमें कभी भी अपने कानों में कोई तीखी, नुकीली या कठोर वस्तु नहीं डालनी चाहिए। यह कर्णपटह को क्षति पहुंचा सकता है जिससे सुनने की शक्ति कम हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों आपको ये सलाह दी जाती है कि अपने कानों में कोई तीखी, नुकीली या कठोर वस्तु से कुछ न उसको अंदर न डालें। अब आइए जानते हैं कंपन का आयाम, आवर्तकाल और आवृत्ति क्या होती है। दोस्तों किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। इस गति को दोलन गति कहते हैं और दोलन गति के बारे में और आवर्तकाल के बारे में आप पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं। आवृत्ति क्या है दोस्तों, प्रति सेकंड होने वाले दोलन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज या कंपन प्रति सेकंड होता है। इसका संकेत इस कैपिटल एच और स्मॉल जेड होता है। एच जेड आवृत्ति एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है और यदि कोई वस्तु एक सेकंड में 20 दोलन पूरे करती है तो इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज कही जाएगी। दोस्तों ध्वनि उत्पन्न करने वाले जब वस्तु को देखे बगैर भी आप अनेक सुपरिचित ध्वनियों को पहचान सकते हैं। ये कैसे संभव हो पाता है, तो दोस्तों इसके लिए ये ज़रूरी है कि ध्वनियाँ विभिन्न प्रकार की हों और कान से जो है कारक इन्हें भिन्न बनाते हैं। आयाम और आवृत्ति किसी ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण हैं जिनसे जो है ध्वनि की पहचान आप कर सकते हैं और विभिन्न ध्वनियों में अंतर बता सकते हैं। तो कौन कौन से गुण हैं दोस्तों, प्रबलता और तारत्व। एक धातु का गिलास और एक चाय का चम्मच लीजिए, चम्मच को धीरे से गिलास के किनारे से टकराइए और उत्पन्न हुई ध्वनि को सुनिए। अब गिलास पर चम्मच से जोर से आघात करिए तो आप देखेंगे कि जो ध्वनि है वो उत्पन्न ध्वनि बदल जाती है, क्योंकि जब तेज से आप आघात करते हैं तो ध्वनि अधिक प्रबल हो जाती है। दोस्तों अब गिलास के किनारों को छूते हुए थर्मोकोल की एक छोटी सी गेंद लटकाइए, गिलास को कंपित कराइए और देखिए कि गेंद कितनी दूर विस्थापित होती है। गेंद का विस्थापन गिलास के कंपन के आयाम की माप होती है। दोस्तों किसी भी ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है और जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है और जब आयाम कम होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। तो आयाम से किसी भी ध्वनि की प्रबलता निर्धारित होती है, आप समझ चुके हैं। दोस्तों ध्वनि की प्रबलता अधिक उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपातिक है। जो ध्वनि की प्रबलता है ये ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपातिक है। जैसे यदि आयाम दुगुना हो जाए तो प्रबलता 4 के गुणक में बढ़ जाती है। प्रबलता को डेसिबल मात्रक में व्यक्त करते हैं। देखिए डेसिबल जो है ध्वनि की प्रबलता का मात्रक जो डेसिबल है उसको हम कुछ उदाहरणों द्वारा पढ़ेंगे या समझेंगे। सामान्य श्वास की प्रबलता 10 डेसिबल होती है। मंद फुसफुसाहट 30 डेसिबल इसकी प्रबलता होती है। सामान्य बातचीत या वार्तालाप 60 डेसिबल, व्यस्त यातायात 70 डेसिबल और औसत फैक्ट्री 80 डेसिबल की ध्वनि प्रबलता उत्पन्न करती है।
लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 80 डेसिबल से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक और हानिकारक होता है। ध्वनि की प्रबलता आप समझ गए कि इसके आयाम पर निर्भर करती है, और जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि अधिक प्रबल होती है, और जब आयाम छोटा होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। यानी ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। दोस्तों किसी बच्चे की ध्वनि की तुलना एक वयस्क से कीजिए तो आपको इसमें कुछ अंतर दिखाई देगा। चाहे दोनों ध्वनियाँ समान रूप से प्रबल हों फिर भी उसमें भिन्नता होती है। और ऐसा क्यों होता है कि दो लोगों की आवाज़ एक दूसरे से भिन्न क्यों होती है? दोस्तों आवृत्ति जो होता है ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो हम कह सकते हैं कि ध्वनि तीखी है, और यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो हम कह सकते हैं कि ध्वनि का तारत्व कम है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक बालक जो है वो ध्वनि आवृत्ति को यहाँ से ड्रम बजा रहा है एक, और यहाँ पर देखिए सीटी की ध्वनि आप सुन सकते हैं। आवृत्ति ध्वनि का तारत्व निर्धारित करती है। दोस्तों उदाहरण के लिए ढोल मंद आवृत्ति से कंपित होता है, इसलिए वह कम तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है, और दूसरी ओर सीटी की आवृत्ति अधिक होती है और इसलिए अधिक तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है। पक्षी जो है उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जबकि शेर की दहाड़ का तारत्व मंद होता है। फिर भी शेर की दहाड़ अत्यधिक प्रबल है, जबकि पक्षी की ध्वनि दुर्बल होती है। दोस्तों आप प्रतिदिन बच्चों और वयस्कों की आवाज़ सुनते हैं, उनकी आवाज़ों में अंतर पाते हैं, और बच्चे की आवाज़ की आवृत्ति वयस्क की आवाज़ की आवृत्ति से अधिक होती है, और सामान्यतः एक महिला की आवाज़ किसी पुरुष की अपेक्षा अधिक आवृत्ति की तथा अधिक तीखी होती है। अब आइए समझते हैं श्रव्य और अश्रव्य ध्वनियाँ कौन सी होती हैं। दोस्तों ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमें एक कंपायमान वस्तु की आवश्यकता होती है। क्या हम सभी कंपायमान वस्तुओं की ध्वनियाँ सुन सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। बहुत सारी ऐसी कंपायमान वस्तुएं हैं जिनकी ध्वनियाँ हम नहीं सुन सकते हैं, और आपको स्पष्ट कर दें कि लगभग 20 कंपन प्रति सेकेंड यानी 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान नहीं सुन सकता है, और 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं, और ऐसी ध्वनियों को अश्रव्य तरंगे यानी जिनको सुना नहीं जा सके कहा जाता है। और लगभग 20,000 कंपन प्रति सेकेंड यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनियाँ भी मानव कान नहीं संसूचित कर सकता है। इसलिए दोस्तों 20,000 मानव कान के लिए जो श्रव्य की आवृत्ति होती है यानी सुने जाने वाले जो है ध्वनि की आवृत्ति होती है उसका परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। और इसका अर्थ ये है दोस्तों कि आप केवल 20,000 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति ध्वनियाँ ही सुन सकते हैं। इसके नीचे या इससे अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को मानव कान सुनने के लिए संवेदनशील नहीं होता है। दोस्तों कुछ जंतु 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनियों को भी सुन सकते हैं। कुत्तों में यह क्षमता है। पुलिसकर्मी उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाली सीटियों का उपयोग करते हैं जिसे कुत्ते सुन सकते हैं लेकिन मानव नहीं सुन पाते हैं। जाने माने पराश्रव्य ध्वनि उपकरण जो चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान और निदान के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति पर कार्य करते हैं। दोस्तों शोर और संगीत क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ आप सुनते हैं। क्या ध्वनि सदैव सुखद होती है? क्या ध्वनि कभी कभी आपको कष्ट पहुंचाती है? क्या ध्वनियाँ आपको सुखद लगती हैं जबकि कुछ अच्छी नहीं लगती? दोस्तों आपके अड़ोस पड़ोस में निर्माण कार्य चल रहा होता है तो निर्माण स्थल से आने वाली ध्वनियाँ सुखद प्रतीत नहीं होती हैं। बसों और ट्रकों के हॉर्न की ध्वनियाँ भी अच्छी नहीं लगती हैं। और इस प्रकार जो ध्वनियाँ आपको अच्छी नहीं लगती या अप्रिय लगती हैं उनको शोर या नॉइज कहा जाता है। दोस्तों दूसरी ओर कुछ वाद्य यंत्र होते हैं जिनकी ध्वनियों का आनंद लेते हैं। उनकी ध्वनियाँ मधुर होती हैं, कानों को सुखद लगती हैं। उनको आप
जो है सुस्वर ध्वनियाँ कहते हैं। हारमोनियम द्वारा उत्पन्न ध्वनि, इसके अलावा सितार के तार द्वारा उत्पन्न ध्वनि। लेकिन यदि संगीत भी अत्यंत प्रबल हो जाए तब ये संगीत नहीं रह जाएगा। इसलिए शोर और संगीत दोस्तों दो भिन्न भिन्न पहलू हैं। शोर हमें कभी भी प्रिय नहीं लगता, जबकि संगीत प्रिय लगता है, लेकिन एक सीमा की प्रबलता तक ही। इससे अधिक हो जाने पर संगीत भी शोर में तब्दील हो जाता है। दोस्तों, शोर प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? जब आप वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ चुके हैं, वायु प्रदूषण में ये होता है कि वायु में जिन गैसों की मात्रा होनी चाहिए उनसे इधर या उधर यानी अवांछनीय गैसें जब वायु में घुस जाती हैं तो उसे वायु प्रदूषण कहा जाता है। दोस्तों, वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को शोर प्रदूषण कहा जाता है। शोर प्रदूषण जैसे तेज़ी से चलने वाले हेलीकॉप्टर, जेट विमान, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और मशीनें जो हैं ये ध्वनि प्रदूषण करती हैं। वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोट, पटाखों का फटना, मशीनें, लाउड स्पीकर, इन सब से स्वर प्रदूषण होता है। ऊंची आवाज़ में चलाए गए टेलीविज़न, ट्रांजिस्टर, रेडियो, रसोई घर के कुछ उपकरण दोस्तों, कूलर, वातानुकूलक सभी शोर प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। शोर प्रदूषण से क्या नुकसान होता है? दोस्तों, वातावरण में अत्यधिक शोर की उपस्थिति अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है। इससे अनिद्रा की बीमारी यानी नींद कम आए, अत्यधिक तनाव यानी उच्च रक्तचाप, चिंता और अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार शोर प्रदूषण से उत्पन्न हो सकते हैं। और कोई व्यक्ति यदि लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहे तो उसके सुनने की क्षमता अस्थायी या अस्थायी रूप से समाप्त भी हो जाती है। शोर प्रदूषण को सीमित रखने के क्या उपाय हैं दोस्तों, शोर को नियंत्रित रखने के लिए हमें प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों पर नियंत्रण करना चाहिए। और इसको करने के लिए क्या किया जाए? तो देखिए, वायुयान के इंजन, यातायात के वाहन, औद्योगिक मशीनों और घरेलू उपकरणों में स्वर या स्वामक युक्तियाँ या साइलेंसर लगानी चाहिए। आवासीय क्षेत्रों में स्वर प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जाए? तो दोस्तों, शोर उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों को आवासीय क्षेत्रों से दूर संचालित करना चाहिए। शोर उत्पन्न करने वाले उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करना चाहिए। और स्वचालित वाहन यानी ऑटोमोबाइल में हॉर्न का उपयोग कम से कम करना चाहिए। टेलीविज़न और संगीत उपकरणों की ध्वनि प्रबलता को कम रखना चाहिए। और शोर प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव को कम करने के लिए सड़कों और भवनों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए, जिससे कि ध्वनि जो है आवासों तक या मानव परिवेश तक आसानी से न पहुंच सके। और दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए एक सिस्टम है ग्रीन मफलर। आपसे एक प्रश्न है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ग्रीन मफलर क्या होता है? ग्रीन मफलर के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। अब आइए देखते हैं दोस्तों, श्रवण क्षति क्या होती है। तो पूर्णतया श्रवण क्षति जो कि बिरले ही होती है, प्रायः जन्म से होती है। आंशिक अशक्तता या डिसेबिलिटी सामान्यतः किसी बीमारी, चपेट या उम्र के कारण होती है। कठिन श्रवण शक्ति वाले बच्चों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चे संकेत भाषा सीखकर प्रभावशाली ढंग से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि वाक शक्ति श्रवण के परिणाम स्वरूप विकसित होती है। इसलिए श्रवण अशक्तता से ग्रस्त बच्चे की वाक शक्ति भी दोषपूर्ण होती है। यानी जो बच्चे जन्म से सुन नहीं सकते हैं उनके बोलने की क्षमता भी अच्छी नहीं होती है या फिर वे बोल नहीं पाते हैं। औद्योगिकी प्रौद्योगिकी युक्तियों ने श्रवण क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार का संभव बना दिया है। और श्रवण क्षतिग्रस्तों के रहन सहन के वातावरण में सुधार लाने के लिए समाज बहुत कुछ कर सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का अध्याय ध्वनि। इस अध्याय में आपने क्या सीखा, आइए इसके बारे में जानते हैं। आपने सीखा कि ध्वनि कंपन करती हुई वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। मानव वाक तंतुओं के कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ध्वनि किसी माध्यम, ठोस, द्रव या गैस में संचरित होती है। यह निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। कर्णपट ध्वनि के कंपनों का अनुभव करते हैं। वह इन संकेतों को मस्तिष्क में भेजते हैं और इस प्रक्रिया को श्रवण कहते हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों या कंपनों की संख्या दोलन की आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति को हर्ट्ज में व्यक्त करते हैं। इसे कंपन प्रति सेकंड भी कहा जाता है। कंपन का आयाम जितना अधिक होता है ध्वनि उतनी ही प्रबल होती है।
कंपन की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक होता है और ध्वनि अधिक तीक्ष्ण होती है। अप्रिय ध्वनियाँ शोर कहलाती हैं। अत्यधिक या अवांछित ध्वनियाँ शोर उत्पन्न करती हैं। शोर प्रदूषण मानवों के लिए स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। शोर प्रदूषण को न्यूनतम करने के प्रयास करने चाहिए और सड़क के किनारे और अन्य स्थानों पर पेड़ लगाने से शोर प्रदूषण को कम या काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो एनसीईआरटी 8वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 13 जो था ध्वनि। इस अध्याय को आपने बहुत आसानी से समझा, बहुत आसानी से इसमें समझाया भी गया है। और आपके लिए एक प्रश्न है कि ग्रीन मफलर किसे कहते हैं, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।